इस कहानी में हम लोग एक बहुत बड़े रईस बिजनेसमैन को देखने वाले हैं जो अपनी सेक्सुअल इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक बेहद खूबसूरत लड़की को बकायदा कॉन्ट्रैक्ट पर अपने साथ रखता है। इस बंदे की पसंद काफी अजीब है। उसे सामने वाले को तकलीफ और दर्द देने में एक अलग ही मजा आता है। वो लड़कियों के साथ क्लोज तो आता है, जिस्मानी रिश्ता भी बनाता है, लेकिन वो कभी भी किसी को खुद को छूने की इजाजत नहीं देता है। उस अमीर शख्स ने अपने आलीशान बंगले में एक टॉर्चर रूम तैयार करके रखा है, जिसमें वो लड़कियों को लेकर जाता है और उन्हें टॉर्चर करने के बाद उनके साथ इंटीमेट होता है। ये सारा नजारा देखने में वाकई काफी अजीब लगता है। वो उस खुफिया कमरे में ले जाकर लड़कियों के साथ क्या क्या हरकतें करता है, चलिए इसे इस वीडियो में आगे डिटेल में देखते हैं। इस कहानी की शुरुआत एना नाम की लड़की से होती है। उसकी एक सहेली होती है जिसका नाम केट है और वो दोनों एक ही रूम में साथ रहती हैं। केट एक न्यूज चैनल के लिए आर्टिकल्स लिखने का काम करती है, लेकिन आज के दिन केट की सेहत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, जबकि उसे आज ही के दिन शहर के एक बहुत ही नामी बिजनेसमैन का इंटरव्यू लेने के लिए जाना था। वो बिजनेसमैन उम्र में सिर्फ 27 साल का है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में भी उसने अपनी लाइफ में काफी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इस रईस बिजनेसमैन का नाम क्रिश्चियन है। इधर केट अपनी खराब तबीयत की वजह से उस बिजनेसमैन का इंटरव्यू कवर करने के लिए अपनी जगह पर एना को भेज देती है। एना अब क्रिश्चियन के बड़े से ऑफिस में पहुंच चुकी है। एना ने अपनी लाइफ में आज से पहले कभी किसी का कोई इंटरव्यू नहीं लिया था। वो तो बस केट के बीमार होने की मजबूरी की वजह से यहाँ आई थी। एना को यहाँ पर जाकर सिर्फ कुछ सवाल पूछने थे और वो अपने सारे सवालों को एक कागज पर लिखकर साथ लाई थी। लेकिन बातचीत के दौरान एना यहाँ पर कुछ ऐसे पर्सनल सवाल पूछ लेती है जिसका जवाब क्रिश्चियन बिल्कुल देना नहीं चाहता। जैसे उन्हीं में से उसका एक सवाल यह था कि क्या आप गे हैं। क्रिश्चियन इस बात पर तुरंत मना कर देता है। तब एना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने इस सवाल के लिए फौरन सॉरी बोलती है। क्रिश्चियन को भी एना से बातचीत करते हुए काफी अच्छा महसूस हो रहा था। असल में क्रिश्चियन ने इस मुलाकात के लिए सिर्फ 10 मिनट का समय दिया था, लेकिन अभी इन दोनों को आपस में बातें करते करते काफी वक्त बीत चुका है और अभी भी ये दोनों एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। क्रिश्चियन मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। इस पर एना कहती है कि आपने तो मेरी लिस्ट के 10 में से सिर्फ 4 ही सवालों का जवाब दिया है। क्रिश्चियन एना के हाथ से उस पेपर को ले लेता है जिसमें एना अपने सारे सवालों को नोट करके लाई थी। इधर एना जब वापस अपने रूम पर पहुंचती है तब वो अपनी सहेली को ये बताने ही वाली थी कि क्रिश्चियन ने सिर्फ कुछ ही सवालों का जवाब दिया है। लेकिन एना के कमरे में कदम रखते ही केट बेहद खुश होकर उससे बोलती है कि तुमने बहुत ही शानदार काम किया है, क्योंकि क्रिश्चियन का अभी अभी मेरे पास एक मेल आया है और उसने तुम्हारे बाकी बचे सारे सवालों के जवाब मुझे मेल के जरिए भेज दिए हैं। हम लोग आगे देखते हैं कि एना अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ अपना खर्चा चलाने के लिए एक दुकान पर पार्ट टाइम नौकरी भी करती है। एना जब दुकान पर अपनी ड्यूटी कर रही होती है तभी अचानक क्रिश्चियन उसकी दुकान के अंदर आता है और वो उसकी दुकान से काफी सारी चीजें खरीदता है। एना कल की उस मुलाकात के लिए क्रिश्चियन को थैंक यू कहती है, लेकिन साथ ही वो क्रिश्चियन से कहती है कि केट अभी थोड़ी परेशान है क्योंकि आर्टिकल में लगाने के लिए उसके पास आपकी कोई भी अच्छी फोटो मौजूद नहीं है। इसी बात पर क्रिश्चियन बिना देर किए उसे अपना पर्सनल नंबर दे देता है और कहता है कि तुम फोटोशूट का टाइम फिक्स करने के लिए मुझे सीधे कॉल कर लेना। इसके बाद केट, एना और उनका एक दोस्त ये तीनों मिलकर क्रिश्चियन के फोटोशूट के लिए जाते हैं। इसके बाद क्रिश्चियन एना को अपने साथ कॉफी पीने के लिए ले जाता है। कॉफी खत्म करने के बाद जब ये लोग कैफे से बाहर आते हैं तब एना उत्सुकता में पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। क्रिश्चियन का चेहरा गंभीर हो जाता है और वो कहता है कि मैं गर्लफ्रेंड जैसी बातें नहीं करता हूँ और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो। एना वहां से चली जाती है। इसके बाद केट और एना एक नाइट पार्टी में जाती हैं और ये लोग वहां पर जरूरत से ज्यादा ड्रिंक कर लेती हैं। तभी अचानक एना के पास क्रिश्चियन का फोन आता है। एना के बात करने के अंदाज को सुनकर क्रिश्चियन तुरंत समझ जाता है कि एना ने नशा किया हुआ है। क्रिश्चियन एना से उस जगह का पता पूछता है और तुरंत गाड़ी लेकर वहां के लिए निकल पड़ता है। एना यहाँ पर पूरी तरह अपने होश में नहीं थी। तभी उसका एक दोस्त उसके काफी करीब आता है और वो उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगता है। एना उसे बार बार मना करती है, लेकिन वो आदमी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। ठीक उसी वक्त क्रिश्चियन भी वहां पहुंच जाता है। इसके बाद वो गुस्से में उस आदमी को जोरदार धक्का देता है और एना को उसके चंगुल से छुड़ाकर अपने साथ गाड़ी में ले जाता है। अगली सुबह जैसे ही एना की आंखें खुलती हैं वो देखती है कि वो इस वक्त क्रिश्चियन के बेड पर लेटी हुई है। क्रिश्चियन एना के पास आता है और उससे सॉरी कहता है क्योंकि कल उसने एना को खुद से दूर रहने की बात कही थी। वो कहता है कि असल में मेरी पसंद दुनिया से काफी अलग है और मैं दूसरे लोगों जैसा नहीं हूँ। एना भी अब मन ही मन क्रिश्चियन को पसंद करने लगी थी। अगले ही दिन क्रिश्चियन एना को अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर में बिठाकर पूरे शहर की सैर कराता है और फिर वो एना को अपने एक दूसरे खुफिया घर में लेकर जाता है। क्रिश्चियन का वो बंगला
काफी ज्यादा आलीशान और बड़ा था। वो एना को वहां पर एक लीगल पेपर यानी कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और उसे उस पर साइन करने के लिए कहता है। वो कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ ऐसा लिखा हुआ है कि हमारे बीच यहाँ जो कुछ भी होगा तुम उसके बारे में कभी भी किसी भी तीसरे इंसान को कुछ नहीं बताओगी। एना उस वक्त बिना कुछ सोचे समझे और बिना कुछ जाने उस कॉन्ट्रैक्ट के पेपर पर अपने दस्तखत कर देती है। एना उससे पूछती है कि चलो ये तो हो गया, अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। क्रिश्चियन कहता है कि तुम मेरे बारे में 2 बातें अच्छी तरह जान लो। पहली बात ये कि मैं किसी से भी सच्चा प्यार नहीं करता हूँ, मैं बस लड़कियों के जिस्म के करीब जाता हूँ। एना हैरान होकर पूछती है कि और दूसरी बात क्या है। तभी क्रिश्चियन उसे एक खास कमरे के अंदर लेकर जाता है। इस रूम में कई तरह के ऐसे अजीबोगरीब एडल्ट टॉयज रखे हुए थे जो इंटीमेट होने के दौरान अजीब सा प्लेजर और दर्द देते थे। क्रिश्चियन रॉब जमाते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ मेरी हर एक बात को मानना होगा। एना पलटकर कहती है कि मैं भला तुम्हारी फालतू बातें क्यों मानूं। क्रिश्चियन उसके करीब आकर कहता है कि क्योंकि इस कमरे के अंदर मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और अगर तुम मुझे पूरी तरह खुश रखोगी तब मैं तुम्हें बदले में अच्छे इनाम दूंगा। एना फिर पूछती है कि और अगर मैं तुम्हें खुश नहीं कर पाई तो क्या होगा। क्रिश्चियन ठंडे लहजे में कहता है कि तब तुम्हें उसकी कड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद क्रिश्चियन एना को उसका पर्सनल रूम दिखाता है। वो कहता है कि अगर हम दोनों के बीच सब कुछ एग्रीमेंट के हिसाब से सही रहा तब ये कमरा हमेशा के लिए तुम्हारा होगा। एना पूछती है कि क्या हम दोनों रात को यहीं साथ सोएंगे। क्रिश्चियन साफ मना करते हुए कहता है कि मैं इंटीमेट होने के बाद कभी भी किसी भी लड़की के साथ रात को बिस्तर शेयर नहीं करता हूँ। तभी क्रिश्चियन एक और नया कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है और इस नए वाले कॉन्ट्रैक्ट में पाबंदियों और शर्तों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी। अगर एना उन सारी शर्तों को मानती है तभी इन दोनों के बीच आगे कुछ भी रिश्ता बनेगा। एना थोड़ी शर्माते हुए कहती है कि सच तो ये है कि मैं आज से पहले कभी किसी मर्द के साथ इंटीमेट नहीं हुई हूँ। ये बात सुनकर क्रिश्चियन के दिल को बड़ा सुकून मिलता है और वो बहुत खुश होता है और उसी रात ये दोनों पहली बार एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं। इसके बाद जब सुबह होती है तब मॉर्निंग में फिर से ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं। सुबह के वक्त क्रिश्चियन की मॉम अचानक उससे मिलने के लिए बंगले पर पहुंच जाती हैं। वो क्रिश्चियन के साथ एना को देखकर मन ही मन बेहद खुश होती है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में आज तक क्रिश्चियन को किसी भी लड़की के साथ नहीं देखा था। यहाँ तक कि उसकी माँ को भी ऐसा लगने लगा था कि कहीं उनका बेटा गे तो नहीं है, क्योंकि बाहर सोसाइटी के लोग क्रिश्चियन को लेकर ऐसी ही बातें किया करते थे। यहीं पर क्रिश्चियन की मॉम एना से बड़े प्यार से मिलती हैं और उसे अपने घर पर आने का इनविटेशन देती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और दोनों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। इसी बीच क्रिश्चियन एना को खुश करने के लिए बहुत सारे महंगे गिफ्ट्स भेजता है। एक रात जब एना अपने कमरे में अकेले बेड पर होती है तब वो इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को तसल्ली से और आराम से पढ़ती है। उसमें साफ लिखा होता है कि अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करती है तो वो किसी दूसरे मर्द के साथ कभी इंटीमेट नहीं हो सकती और जब भी वो क्रिश्चियन के साथ करीब आएगी तब वो क्रिश्चियन को हमेशा मास्टर या फिर मिस्टर ग्रे कहकर ही बुलाएगी। इस कॉन्ट्रैक्ट में और भी ऐसी बहुत सारी अजीबोगरीब बातें लिखी हुई थीं। इन सारे कड़े नियमों को पढ़ने के बाद एना ये फैसला करती है कि वो क्रिश्चियन के इस कॉन्ट्रैक्ट को कभी नहीं मानेगी, क्योंकि उसे इस पूरे रिश्ते में कहीं भी सच्चा प्यार दिखाई नहीं दे रहा था। वो अच्छी तरह जानती थी कि ये सिर्फ एक फिजिकल रिश्ता बनकर रह जाएगा और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसके बाद एना क्रिश्चियन को एक छोटा सा मैसेज टाइप करती है। वो लिखती है कि तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा था, इट वॉज नाइस नोइंग यू। इस मैसेज को पढ़ने के बाद क्रिश्चियन के सब्र का बांध टूट जाता है और वो उसी रात सीधे एना के फ्लैट पर पहुंच जाता है। एना उस वक्त अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। ये लोग यहाँ पर एक बार फिर से करीब आते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। एना दिल ही दिल में क्रिश्चियन को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसे क्रिश्चियन की वो गुलामी वाली शर्तें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं थीं और इसी वजह से उसने अभी तक उस मेन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया था। एना क्रिश्चियन से प्यार से कहती है कि आज की रात के लिए तुम यहीं रुक जाओ और मेरे पास ही सो जाओ। तब क्रिश्चियन झटके से बिस्तर से उठकर ये बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना एना, मैं कभी भी किसी के साथ रात को नहीं सोता हूँ। क्रिश्चियन किसी के साथ भी इंटीमेट तो हो जाता था, लेकिन वो कभी भी रात को किसी लड़की के साथ सोता नहीं था। इसके बाद क्रिश्चियन रात में ही वहां से चला जाता है। इसके बाद इन दोनों के बीच ईमेल के जरिए काफी लंबी बातचीत और बहस होती है, जो कि उसे तकलीफ देने वाली थी। क्रिश्चियन भी एना की जिद के आगे थोड़ा झुकते हुए कॉन्ट्रैक्ट में से बहुत सी कड़ी शर्तों को हटा देता है, लेकिन इसके बावजूद भी एना इस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने साइन नहीं करती है। एक दिन क्रिश्चियन एना को बाहर ड्रॉप करने के लिए जाता है, जहाँ वो एना की गाड़ी देखता है जो कि काफी पुरानी और नॉर्मल सी होती है। एना यहाँ पर जानबूझकर क्रिश्चियन को अपनी वो पुरानी
पुरानी गाड़ी दिखाती है ताकि क्रिश्चियन को इस बात का एहसास हो सके कि वो एक बेहद साधारण और सिंपल फैमिली बैकग्राउंड से आती है। यहाँ से जाने के बाद एना काफी दिनों तक क्रिश्चियन से दूरी बना लेती है और उससे मुलाकात नहीं करती। कुछ दिनों बाद एना के कॉलेज में ग्रेजुएशन फंक्शन होता है। यहाँ पर क्रिश्चियन को मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था। यहाँ दोनों के बीच में एक बार फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्रिश्चियन एना को सरप्राइज देते हुए एक बहुत ही आलीशान और खूबसूरत नई कार गिफ्ट में देता है। एना उस महंगी गाड़ी को लेने से साफ मना कर देती है, लेकिन क्रिश्चियन ने चाल चलते हुए एना की उस पुरानी कार को पहले ही बिकवा दिया था। इसीलिए मजबूरी में एना को इस नई गाड़ी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। एना क्रिश्चियन के इस अजीबोगरीब और कंट्रोलिंग बिहेवियर से काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी। तभी उसके पास उसकी मॉम का फोन आता है। उसकी माँ एना को आवाज से परेशान देखकर उसे कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलाती है, लेकिन क्रिश्चियन यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और सीधे वहां पहुंच जाता है। इसके बाद ये लोग एक बिल्कुल सेपरेट और प्राइवेट जगह पर मिलते हैं और ये लोग फिर से इंटीमेट होते हैं। लेकिन इस बार का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था, क्योंकि इस बार ये दोनों उसी तरह से क्लोज आ रहे थे जैसा कि क्रिश्चियन हमेशा से चाहता था। वो एना को प्लेजर देने के लिए अपने कमरे में रखे हुए उन अजीबोगरीब टॉयज का इस्तेमाल करता है। एना भी इस चीज को शुरुआत में एंजॉय करती है, क्योंकि ये सब कुछ ज्यादा पेनफुल नहीं था और एना को काफी अच्छा लगता है। इसके बाद क्रिश्चियन एना को अपनी फैमिली के एक बड़े फंक्शन में सबके सामने मिलवाने के लिए लेकर जाता है। अकेले में क्रिश्चियन एना की आंखों में देखकर कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। एना उदास होकर कहती है कि क्रिश्चियन, तुम मुझे आज तक समझ में नहीं आए हो, क्योंकि तुम मेरे साथ इंटीमेट तो होते हो, लेकिन न तो तुम कभी मेरे साथ रात को सोते हो और न ही मुझे खुद को ढंग से छूने देते हो। मैं तुमसे एक नॉर्मल इंसान की तरह प्यार करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें छूना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी ये लोग करीब आते थे वो हमेशा एना के दोनों हाथों को रस्सियों से बांध देता था। इसके अलावा एना ने देखा था कि क्रिश्चियन की बॉडी पर बचपन के जलने के भी काफी गहरे निशान मौजूद हैं। इधर अब एना की ग्रेजुएशन खत्म हो चुकी है और वो सिएटल शहर को हमेशा के लिए छोड़कर जॉर्जिया जा रही है, जहां उसकी मॉम रहती है। एना जॉर्जिया में हर पल क्रिश्चियन को बहुत मिस करती है और उधर सिएटल में क्रिश्चियन भी एना की याद में तड़प रहा होता है। आखिरकार अपने दिल के हाथों मजबूर होकर वो एना से मिलने के लिए सीधे जॉर्जिया पहुंच जाता है। ये लोग यहाँ एक साथ मिलकर बहुत मस्ती करते हैं। वो एना को अपने प्राइवेट प्लेन से आसमान की सैर कराता है, लेकिन तभी अचानक ऑफिस के किसी जरूरी काम की वजह से क्रिश्चियन को तुरंत सिएटल वापस आना पड़ता है। लेकिन क्रिश्चियन के जाते ही एना भी उसके प्यार में इतनी बेचैन हो जाती है कि वो भी उसके पीछे पीछे सिएटल वापस लौट आती है। एना क्रिश्चियन को बताती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती और उससे बहुत प्यार करती है। क्रिश्चियन भी एना से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन वो एना को खुलकर यह बात बताना नहीं चाहता था। ये लोग यहाँ पर आकर फिर से इंटीमेट होते हैं और फिर से ये सब बिल्कुल उसी डरावने तरीके से होता है जैसा कि क्रिश्चियन के कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में लिखा हुआ था। वो इस बार भी एना को अपने शरीर पर हाथ तक नहीं रखने देता है। इस बात पर एना को बहुत गुस्सा आता है और वो चिढ़कर उससे ये कहती है कि मैंने अभी तक उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया है, शायद इसीलिए तुम मेरे साथ बार बार ऐसा बर्ताव कर रहे हो। क्रिश्चियन कहता है कि मुझे उस कागज के कॉन्ट्रैक्ट की कोई परवाह नहीं है। एना फिर चिल्लाती है कि तो फिर उन अजीब शर्तों का क्या जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखी हुई हैं। क्रिश्चियन कहता है कि उन सारी शर्तों को तुम्हें हर हाल में मानना ही होगा, वो मेरी लाइफ का नियम है। एना पूछती है कि अगर मैंने जानबूझकर उन नियमों को तोड़ दिया तब क्या होगा। क्रिश्चियन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि तब नियम के मुताबिक मैं तुम्हें कड़ी पनिशमेंट दूंगा। एना पूछती है कि तुम आखिर मुझे दर्द देना क्यों चाहते हो, तुम ऐसे क्यों हो। क्रिश्चियन कहता है कि मैं बचपन से ऐसा ही हूँ, इसे बदला नहीं जा सकता। इसके बाद एना गुस्से और हताशा में उसके बिल्कुल पास आती है और वो अपने आप को पूरी तरह उसे सौंप देती है। एना चुनौती देते हुए कहती है कि ठीक है, आज मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे सजा कैसे देते हो, दो मुझे सजा। इसके बाद क्रिश्चियन एना को पकड़ता है और सीधे उसे अपने टॉर्चर रूम के अंदर लेकर जाता है। क्रिश्चियन उससे कड़े लहजे में कहता है कि मैं तुम्हें कोड़े से पूरे 6 बार मारूंगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलोगी। इसके बाद क्रिश्चियन बिना रहम दिखाए एना को पूरे 6 बार मारता है, जिससे एना को असहनीय दर्द होता है और वो रो पड़ती है। जब एना की ये खौफनाक पनिशमेंट खत्म होती है तब क्रिश्चियन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उसे संभालने के लिए उसके पास आना चाहता है। तब एना रोते हुए उसे साफ मना कर देती है। एना अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाती है और उसे भयानक गुस्सा आता है। वो क्रिश्चियन को तुरंत वहाँ से चले जाने के लिए कह देती है। अगली सुबह एना अपना सारा सामान समेटकर अपने घर जा रही होती है और वो क्रिश्चियन से अपनी वही पुरानी कार वापस मांगती है जिसे क्रिश्चियन ने बिकवा दिया था। क्रिश्चियन कहता है कि वो कार तो बिक चुकी है, अब वापस नहीं आ सकती। एना कहती है कि ठीक है, उसके जितने भी पैसे हुए मुझे वो सारे पैसे अभी चाहिए,
क्योंकि मैं तुम्हारी ये कार तुम्हें वापस सौंप रही हूँ। इसके बाद एना बिना पीछे मुड़े वहां से जाने लगती है। क्रिश्चियन उसके पास आकर उसे रोकने की आखिरी कोशिश करता है, लेकिन एना उसे छूने से भी मना कर देती है और ये दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब ये दोनों जुदा होने के बाद एक दूसरे को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा? क्या ये दोनों फिर से कभी एक हो पाएंगे? ये सब कुछ हम लोग इस मूवी के अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तब वीडियो पर एक लाइक जरूर कर देना। इससे आगे की पूरी कहानी हम लोग इस मूवी के दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब ये